हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 की टेंटेटिव वैकेंसीज़ का चार्ट मेरे सामने है। इसमें जितने भी वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पर ऑफिशियली हमें पता है उसके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता दूंगा, ताकि जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस का डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड आप होने चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पोस्ट के बारे में थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। देखो 100% हर पोस्ट के बारे में हर चीज़ जान पाना आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस पर अपना टाइम ना ही वेस्ट करें। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। मैं लोकेशन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, लोकेशन के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो लोकेशन को लेकर के जहाँ तक है आप अभी लोकेशन को लेकर स्ट्रेस मत लो। मैं थोड़े टाइम के बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं जितनी भी पोस्ट का लोकेशन के बारे में मुझे जानकारी है वो मैं सारे लोकेशन आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको डेली मिलता है, कहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ स्टेट प्रेफरेंस का मौका मिलता है वो भी बता दूंगा, और कहाँ कहाँ पे रैंडम एलोकेशन होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। स्टार्टिंग में ये जो दोनों देख रहे होंगे लेमन लैंग्वेज में आप दोनों को एक ही जैसा समझो, हालांकि दोनों एक जैसा होता नहीं है। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों का काम कहाँ पे होता है? कस्टम्स में होता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आई है, शायद आपने देखा हो या उसके बारे में सुना हो। तो कस्टम्स में यहाँ पर बेसिकली आपको काम करना होता है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, ये काम है फील्ड वर्क का, और इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? ये होगी आपके पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। यानी बड़े वाले एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहाँ पर बेसिकली जो भी कस्टम्स का सामान, यानी कि बेसिकली जो गुड्स आते हैं उन्हें आपको एग्जामिन करना है। अगर आप एग्जामिनर के पोस्ट पर, प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम लगभग सेम सही होता है। देखो एक्चुअली में दोनों का काम एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज में समझो कि लगभग दोनों को सेम सही काम है। इसके अंदर फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर यूनिफॉर्म भी होता है। तो अगर जिनको यूनिफॉर्म का चार्म है वो इसकी तरफ जा सकते हैं। ये पोस्ट वही लोग ऑप्ट कीजिएगा जिन्हें लोकेशन को लेकर के ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर सेटल होने के लिए एक जॉब ढूंढ रहे हैं। सेटल का मतलब क्या है कि इस जॉब के साथ फर्दर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। देखो करने वाले कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये ऐसे जॉब्स है जिनके ऊपर आप सेटल हो जाओगे सीजीएल के अंदर ही, यानी आप फर्दर कोई प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, तब इन दो जॉब्स यानी एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर को आप ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्कोप नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर नाइट ड्यूटीज़ भी रहेंगी। ये वैसे डिपेंड करता है आपका लोकेशन क्या है, आपका वहाँ पे वर्कलोड क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है नहीं है, उस हिसाब से भी आपको फील्ड वर्क अलॉट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक ज़माने में इसका चार्म इन दोनों पोस्ट का कुछ अलग रीजन्स की वजह से हुआ करता था, वो है अंडर टेबल मनी की वजह से, ठीक है। अब देखो यार, मैं यही बोलूंगा कि जब 8th पे कमीशन आ जाएगा सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी लेवल 7 की, ठीक है ना। अभी 8 पे अगर नहीं भी है तब भी ढंग की सैलरी है, लेकिन जब 8th पे आ जाएगा तो जिन शहरों में इसका पोस्टिंग होता है आपके हाथ में लगभग लाख रुपए पड़ेंगे, सब कट कटा के, ठीक है। तो इतनी हाई सैलरी के साथ 5-6 हज़ार 10 हज़ार की घूस लेने का काम ये सब आप नहीं करो तो अच्छा होगा। मैं आपको इसके लिए इनकरेज नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, कोई छोटा बच्चा है नहीं। तो इनका चार्म एक ज़माने में घूसखोरी की वजह से हुआ करता था। अभी जब से नई गवर्नमेंट आई है, जब से चीज़ें ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों का स्कोप कम हो चुका है। इसीलिए वैसे बेकार चीज़ों की वजह से घुसना चाहते हो तो मत ही जाना, बाकी आपकी मर्जी। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब यहाँ से आपको बहुत सारे एएसओ देखने के लिए मिलेंगे। एक नया यहाँ पे डिपार्टमेंट आया है ईपीएफओ, जो पहले नहीं आता था। तो एएसओ चाहे कहीं का भी हो, उसके बारे में मैं आपको बेसिक अभी समझा देता हूँ कि बेसिकली एएसओ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है ये बेसिक क्या काम करता है इसके बारे में आपको बेसिक समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एएसओ का पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो कोर वर्क होता है ना, वो क्या होता है, वो आपके ऑफिस के अंदर काम करता है, और ये दो बेसिक काम कर रहा होता है टू इट्स कोर, ठीक है। एक होता है नोटिंग और एक होता है ड्राफ्टिंग। यानी जब आप एएसओ बनोगे, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में हो, जो आपका कोर वर्क होगा वो होगा नोटिंग ड्राफ्टिंग का। उसके साथ और भी चीजें हैं, लेटर वगैरह को हैंडल करना, छोटा मोटा और भी काम है, लेकिन जो भी काम होगा प्योरली डेस्क जॉब होगा। डेस्क जॉब होने का फायदा यह है कि आपके वर्किंग आवर्स जो है फिक्स होंगे, यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर की तरह इसमें आपको नाइट ड्यूटी की कोई इशू नहीं होगा। अब नोटिंग होता क्या है, ड्राफ्टिंग होता क्या है, यह मैं अभी आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग होता क्या है। पहले ड्राफ्टिंग समझ लो, ये ज्यादा ईजी होगा समझने के लिए। देखो अभी क्या है ना, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है।
यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उस नोटिफिकेशन में कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस, फॉर्म फिलिंग की फीस, डेट्स वगैरह और सिलेबस सब कुछ मेंशन्ड है। तो ये क्या है, एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब यूपीएससी जो एक बॉडी है, इसके अंदर आप एएसओ कैसे बनोगे, जब आप ऑप्ट करोगे सीएसएस को, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस को जब आप ऑप्ट करोगे तो इसके अंदर आपको मिनिस्ट्रीज ऑप्ट करनी होती है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री में कोई व्यक्ति होगा जिसने डीओपीटी को ऑप्ट किया होगा, डीओपीटी के थ्रू वो उसकी यूपीएससी में लगेगा, ठीक है, या तो डीओपीटी के से लगेगा या फिर हो सकता है डायरेक्टली यूपीएससी को भी उसमें ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। सीएसएस में जाने के बाद आपको ऑप्शन प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके हिसाब से कोई बंदा यूपीएससी में जाकर के एएसओ बना होगा और फिर वो प्रमोट होकर एसओ बना होगा। तो एक एसओ होता है, उसके अंदर आमतौर पे 2 एएसओस होते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट किस तरह से चीजों को स्ट्रक्चर करता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है यूपीएससी का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन किसी ने ड्राफ्ट किया होगा, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि मैं सारे चीजों को लिखूंगा, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, सारी चीजें ऑनलाइन होगी, कोई भी चीज ऑफलाइन होगा। यानी कि आप जैसे मान लो वर्ड, ये सॉफ्टवेयर है, इसका आपने इस्तेमाल किया, आपने यूपीएससी का पूरा नोटिफिकेशन लिख दिया। जब आपने पहली बार लिखा तो ये क्या होता है, ये एक ड्राफ्ट बन गया। अब इस ड्राफ्ट को जो आपके ऊपर के ऑफिसर हैं ये अप्रूव करेंगे और फिर ये क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। तो ये काम जो आपने किया, इसका एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया, इसे ही मैं देखो बहुत लेमैन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि नॉर्मल बंदों को समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे नहीं जो लोग सर्विस में होंगे वो शायद इसमें कुछ कमियां निकाल देंगे कि इसमें तुमने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखो मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग, इस बार आप देखोगे कि यूपीएससी 2026 का जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन क्या है, उसके अंदर बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक पाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स ने, मीडिया ने उस चीज को हाईलाइट किया तो फिर ये क्या हुआ, ये जो ड्राफ्ट बन के आया था जिसे पब्लिश कर दिया गया, ढंग से इसकी चेकिंग नहीं की गई, तो ये वापस से जाएगा ऑफिसर्स को, इसके बारे में इंटीमेट किया गया कि देखो यार हमारी फजीहत हो रही है, यूपीएससी की इज्जत खराब हो रही है। तब क्या हुआ, तब एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, ये गया होगा एसओ और एएसओस के पास। अब ये जो डॉक्यूमेंट आया तो इसमें अब एएसओस क्या करेंगे, हमने ड्राफ्टिंग समझ लिया, अब ये करेंगे इसके अंदर नोटिंग करेंगे। नोटिंग क्या करना है कि जो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हाईलाइट किया जाएगा कि यहां पर पेज नंबर इतना 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 इतना, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लिया जाएगा कि पेज नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर मिस्टेक है, पेज नंबर 5 में पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर मिस्टेक है। ऐसे ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट होगा, यहां पर इसकी नोटिंग कर दी जाएगी, ठीक है। साथ में इसमें और भी कुछ चेंजेस अगर करने होंगे तो सारे चेंजेस जो सजेस्टेड होंगे उसके ऊपर यहां पर बेसिकली नोट्स बना लिया जाएगा। यही जो नोट्स बना लिए जा रहे हैं ताकि इसका इस्तेमाल करके एक दूसरा ड्राफ्ट क्रिएट किया जा सके, ठीक है। इस नोट्स का इस्तेमाल करके फिर से ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है, और नया पब्लिश नोटिफिकेशन जो अब आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को काफी हद तक करेक्ट कर दिया गया है। तो ये रहा टोटल नोटिंग और ड्राफ्टिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। ऑब्वियसली अंदर जाओगे तो और बहुत सारी चीजें भी होती है जिसके अंदर आपको काम करना होता है, लेकिन जो आपका कोर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ टाइम जो करोगे, मतलब जब तक एएसओ और एसओ की पोस्ट पे रहते हो, तब मेन काम जो कोर ऑफ द वर्क है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही होता है। ऑब्वियसली जितनी ऊपर जाओगे तो फिर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग वाली चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन जितना भी काम है वो दफ्तर का है, बेसिकली बाबू वाला काम है, ठीक है। तो अगर ये काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वेल एंड गुड है, बहुत सारे लोगों को इसमें ज्वाइन करते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लगता फिर से एग्जाम देते हैं, सीट बर्बाद करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अच्छे से सोच लो कि क्या लाइफ टाइम या लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफिस में यही सेम काम जो कि काफी एक समय के बाद रिपीटेटिव नेचर का हो जाता है, क्या ये करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग के लिए रिपीटेटिव वर्क बहुत अच्छा भी होता है, सबके लिए बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपने हिसाब से देख लेना, जितने भी एएसओ रहेंगे कोर काम उनका वही रहेगा, बाकी डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी चीजें वेरी कर सकती है, ठीक है। तो एएसओ का मैंने यहाँ पे बता दिया, फिर से मैं एएसओ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिस भी डिपार्टमेंट में एएसओ आएगा आपको समझ लेना है कि एएसओ का वही काम है, ठीक है। एएसओ में एक फायदा ये है कि इसके अंदर थोड़े पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन योर सेक्शन, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट मिला उसके अंदर आपको सेक्शन अलॉट होगा। अब सेक्शन में वर्कलोड ज्यादा है या वर्कलोड कम है, इसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। दूसरी बात, आपके कॉलीग्स कैसे, ये तो खैर हर डिपार्टमेंट में ही है कि कॉलीग्स कैसे हैं, उनके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड कर जाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन अच्छा है अगर कॉलीग्स ठीक ठाक हैं, अगर मान लो कॉलीग्स ठीक ठाक नहीं भी है तब भी आप काम के बाद समय निकाल सकते हो। ये कोई भी ऐसी जॉब नहीं है कि आपका जब आप 6 बजे निकल जाओगे अपने ऑफिस से तो उसके बाद बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें आपको कोई परेशान करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एएसओ जो है एक फर्दर प्रिपरेशन के लिए अच्छा जॉब माना जाता है। हालांकि
जब आप वर्क कर रहे होगे, काम कर रहे होगे, काम के बीच में आप यही मानकर चलना कि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेक्शन टू सेक्शन वैरी करता है। कोई सेक्शन है जिसमें काम बहुत कम रहेगा, दिन में 2-2.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, और कोई सेक्शन ऐसा रहेगा जिसमें वर्कलोड ज्यादा होगा, तो हो सकता है पूरा दिन भी आपको कम लगने लगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मिक्स सा रहता है ये। लेकिन हाँ, अगर लेवल 7 में बात करोगे तो ये वन ऑफ द गुड पोस्ट में आता है, एएसओ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का एएसओ हो। अगला है सीबीएसई डिपार्टमेंट में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसे बोल करके, जिसकी वर्दी वाली फोटोज आपने देखी होंगी। सबसे पॉपुलर पोस्ट है, शायद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है एमईए के बाद। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको बताने की जरूरत है, बस बात इतना ही है कि इसमें आप कंफ्यूजन मत रखना। काम जो है सिर्फ और सिर्फ फील्ड का नहीं होता है, और काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का नहीं होता। ठीक है, इट्स अ हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्क। फील्ड वर्क भी रहता है इसके अंदर, ऑफिस वर्क भी रहता है इसमें। जो आप है इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी जाते हो, फील्ड विजिट भी करते हो। जब आपको जीएसटी का लाइसेंस वगैरह देना रहता है तो उसके लिए भी आपको फील्ड विजिट करनी रहती है। ठीक है ना, तो इसमें 100% ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऑफिस में ही रहोगे, और 100% ऐसा नहीं कि हमेशा फील्ड में ही रहोगे। हाइब्रिड टाइप का रोल रहता है। जो वर्क नेचर है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा इन द सेंस कि ज्यादा वैरायटी आपको इसके अंदर मिलती है, लेकिन घूम फिर करके बहुत ज्यादा नहीं, एक ही जो डोमेन है उसके अंदर आप काम करोगे। हालांकि फिर जब डेपुटेशन वगैरह के चांसेस आते हैं तो बहुत चीजें एक्सपैंड करती है, उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा। मुद्दा यही है कि इसके बारे में ज्यादातर चीजें आपको पहले से पता होंगी। इसमें क्या है, लोकेशन के लिए बहुत मारा मारी रहती है, तो इसको सोच समझ के वही लोग भरेंगे जो लोकेशन को लेकर के या तो बहुत चिल्ड है, या तो फिर वैसे लोग हैं जिनको कि बहुत ज्यादा उनकी अच्छी रैंक है, तो फिर उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज पे देवियों और सज्जनों में आपका थोड़ा ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक कॉलम आपको देखने के लिए मिलेगा, वेदर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड। कृपया करके इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यहां पर लिखा हुआ है ना, जैसे एग्जामिनर के अंदर क्या है, नो लिखा हुआ है, यानी कलर ब्लाइंड लोग इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर उनको क्या ही पता चलेगा मैं कलर ब्लाइंड हूं या नहीं। देखो यार, वो लोग मेडिकल करवाते हैं, ठीक है ना, वो लोग प्रॉपर तरीके से मेडिकल करवाएंगे। ज्यादातर जगह पे मेडिकल ढंग से होता है, तो उसमें कलर ब्लाइंड का भी आपका टेस्ट होगा। अगर फेल हो जाते हो तब क्या होगा, तब क्या सर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। वहां पे अगर मेडिकल में निकल गए तो फिर निकल गए, हाथ से जॉब चली जाएगी। इसीलिए प्लीज जाकर के अपने लोकल आई क्लिनिक में जाकर चेक करवा लो कि मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हूं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो एक बार चेक करवा लो। अगर कलर ब्लाइंड हो तब सोच समझ के पढ़ना भरना, अदरवाइज नहीं हो तो फिर सबके लिए आप एलिजिबल रहोगे। इसके बारे में डिटेल मेडिकल का वीडियो मैंने पहले बताया था, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? जी हाँ, हम लोग एएसओस की बात कर चुके थे, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की बात हो गई थी। अब यहाँ पर एईओ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी ईडी की बात करें, ईडी में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये काम जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट में से मैं इसे मानता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन इससे वेरी करे, लेकिन सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बाद या उसके बराबर में ही मैं इसको रखूंगा। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट में से आती है, जो आपको सीजीएल से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर काम जो रहता है वो असेसमेंट और फील्ड वर्क इसमें काफी इन्वॉल्व रहता है। इस चीज को आप समझेंगे, फील्ड वर्क रहता है। आपने हमेशा देखा होगा कि ईडी की रेड पड़ गई, इसके यहाँ उसके यहाँ ऐसे रेड वगैरह पड़ता है, इसके अंदर भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसमें जो लोकेशन है उसकी सर्टेनिटी नहीं रहती, तो इसको वही लोग ऑप्ट करेंगे जो लोकेशन को लेकर के ऑल इंडिया जाने के लिए कंफर्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि वर्क नेचर जो है इसका काफी हेक्टिक रहता है, तो इसको भी वही लोग ऑप्ट करेंगे जिनको चाहिए कि ये मेरा आखिरी जॉब होने वाला है, इसके ऊपर मैं कोई यूपीएससी सीजीएल या दोबारा से नहीं लिखूंगा, या स्टेट पीसीएस कुछ भी मुझे तैयारी नहीं करनी। तो वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। नेशन बिल्डिंग में, नेशन को करप्शन से बचाने में आप बहुत अच्छा योगदान दे सकते हो। पीएमएलए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत आपको अच्छी खासी शक्ति दी जाती है कि आप बहुत अच्छा एक्शन ले सकते हो। प्रमोशन होने के बाद आपकी पावर्स में और इजाफा होता है और आप देश को डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हो। देखो, सारे लोग देश की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन इन सब जहां पे आपको पावर थोड़ी ज्यादा मिली हुई ना, वहां पे आपको फीलिंग थोड़ी ज्यादा आएगी कि आप सेवा कर रहे हो। वैसे सेवा सभी लोग कर रहे हैं। जो एक एएसओ अच्छी नोटिंग ड्राफ्टिंग करता है वो भी एक तरीके से देश की सेवा ही कर रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि थोड़ा अगर एडवेंचर आपको फील होता है, थोड़ा आपको फाइनेंशियल चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप इसके अंदर बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको अच्छी खासी पावर दी जाती है। ठीक है, तो शायद ये वीडियो मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, अपन देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा ना तो मैं इसे 2 पार्ट्स में तोड़ दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, तो एईओ यहाँ तक हमने समझ लिया था। इसके अंदर क्या है, पावर्स आपको काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। अब देखो फिर से एएसओ आ गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे समझ ली हैं। लोकेशन के बारे में मैं अगेन आपको अगले वीडियो में अपडेट करूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लो। फिर ये अगला भी एएसओ ही है कैट के अंदर, तो इसके बारे में भी लगभग चीज़ें सेम ही हैं, बाकी लोकेशन का बात हम लोग आगे करेंगे। अब अगला कौन आ गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीएन में पोस्ट है इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो काइंड ऑफ जो वर्क है वो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर जैसा लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवेंचरस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आप देख लो, नार्कोटिक्स से डील कर रहे होगे। अब नार्कोटिक्स क्या है, हमारे देश में
ओपीएम की खेती होती है, सरकार उसको करवाती है लीगल तरीके से। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है किसके अंदर? मेडिसिन में, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इसका अब्यूज़ भी हो सकता है। जो फार्मर्स है वो इसको गलत तरीके से उगा के स्मगलिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उनसे निपटने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके अंदर आप इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर सकते हो। इसका काम भी जैसा नाम से समझ में आ रहा है फील्ड वर्क रहेगा आपका। तो इसको भी वैसे लोग ऑप्ट नहीं करेंगे जिनको ऑफिस वर्क चाहिए, जिनको चिल्ड लाइफ चाहिए। इन अ वे मैं बोल लूँ कि गर्ल्स भी इनको ऑप्ट नहीं करें, लेकिन फिर इससे जो है मॉडर्न गर्ल्स अफेंड हो जाएंगे और उनको अफेंड होना भी चाहिए। देखो कोई भी काम इसमें से ऐसा नहीं है जो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, ठीक है, सारे काम गर्ल्स कर सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़े फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हो या फैमिली ओरिएंटेड बॉय भी हो जिनको फील्ड वर्क थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, तो वैसे लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। गर्ल हो या बॉय हो, आपको कोई इशू है, आपके फैमिली कमिटमेंट्स है, तो ऐसे पोस्ट पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए और अपने डिपार्टमेंट और इस देश के लिए भी एक बर्डन बनोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी शायद नहीं चाहोगे कि आप किसी पे भी बर्डन बनो, ठीक है। तो ये पोस्ट उनके लिए है जिनको फील्ड वर्क और एडवेंचर थोड़ा पसंद है, ठीक है, जिनको चिल्ड लाइफ चाहिए, थोड़ा ऑफिस में रहना है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा लगता है, तो वैसे लोग इसको कृपया करके ऑप्ट ना करें, ठीक है। अगला क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस MEA में ASO की पोस्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ASO मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई दी हैं। उसके अलावा अब इसके अंदर जो चार्म होता है वो बेसिकली चार्म होता है आपके फॉरेन पोस्टिंग का, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप कुछ साल व्यतीत कर लेते हो, आमतौर पर 3 साल, तो फिर आप जो है फॉरेन पोस्टिंग के अंदर जा सकते हो, यानी कि भारत के बाहर जो भारत के दूतावास है वहां पे, यानी कि इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशंस जो हैं बाहर में, यानी इंडियन एम्बेसी हो गई या फिर इंडियन कॉन्सुलेट हो गए। तो कॉन्सुलेट और एम्बेसी में क्या अंतर होता है? अगर कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हुए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बेसिकली लेमन भाषा में समझो, दोनों एक ही चीज़ होती है। इसके अंदर आप सर्विस दे सकते हो। जब आप बाहर जाते हो तो आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है। फॉरेन अलाउंस यानी कि डॉलर्स में आपको पेमेंट किया जाता है, यानी जो आपका बेसिक पे रहेगा वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ में आपको फॉरेन अलाउंस मिलेगा, साथ में कुछ अदर मिसलेनियस अलाउंसेस मिलाकर के आपकी जो सैलरी है महीने की 2-3 लाख या उससे भी ज़्यादा पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में आप पोस्टेड हो, उसके किस सिटी में पोस्टेड हो, ठीक है। तो इसके अंदर चार्म ये रहता है कि आप सरकारी नौकरी में होते हुए कॉर्पोरेट जॉब या उससे भी ज़्यादा की सैलरी अर्न कर सकते हो, लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि आपको लंबे समय के लिए देश से बाहर रहना पड़ सकता है। हालांकि 1 से 2 पोस्टिंग, जब आप एक पोस्टिंग बाहर रह लेते हो तो फिर एक पोस्टिंग वापस आप इंडिया आते हो, फिर कुछ साल व्यतीत करते हो, फिर वापस जाते हो, तो आमतौर पर यहाँ पर 2 बाहर फॉरेन पोस्टिंग ले करके लोग अच्छा खासा पैसा सेव कर लेते हैं, अपना वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके वजह से भी इस पोस्ट का चार्म है, लेकिन याद रखिएगा ये टॉपर्स की पसंद होती है, तो ऐसे नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी आपकी रैंक होनी पड़ेगी तभी ये आपको मिलेगा, ठीक। अगला है ASO है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ASO के बारे में हमने डिटेल में बात करा है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इसकी भी नहीं करूंगा, लेकिन इसकी करूंगा। क्यों करूंगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो है यहाँ पर। इसके अंदर पोस्ट जो है वो आपका ASO का ही है, लेकिन इसके अंदर एक फायदे, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फायदा बता देता हूँ। फायदा है आपका सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि कितना होगा? 20%, 20 या 25%, फिलहाल 20% ही है। 20% ऑफ द बेसिक पे आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, यानी लेवल 7 में आप बाकी लेवल 7 वालों से, यानी अगर कोई आपका दोस्त है जो ASO बना हुआ है CSS के अंदर, उससे ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे अगर आप ASO बने हुए हो IB के अंदर, ठीक है। ये सिक्योरिटी अलाउंस है जो आपको मिल रहा है, इसीलिए आपकी सैलरी जो है बाकियों से थोड़ी हो जाती है ज्यादा। ये सेम अलाउंस जो है आपको कुछ और डिपार्टमेंट्स में भी मिलेगा, जिसका डिटेल मैंने पहले आपको बता रखा था। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ गई है, यानी दूसरे ASO से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। हालांकि MEA जितना पैसा तो नहीं कमा सकते, लेकिन इससे ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस है। अब इसका एक माइनस साइड, एक डाउन साइड क्या है? तो डाउन साइड ये है कि इसकी पोस्टिंग जो है थोड़ी डिले चलती है, ठीक है ना। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो सकता है बाकियों से थोड़े लेट आए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सेंसिटिव डिपार्टमेंट होने की वजह से वेरिफिकेशन में कभी कभी समय लग जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके में भी टाइम लगे ही, ठीक है। ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कितनी डीपली आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लेकिन ये जो जॉब है इसके अंदर एक नुकसान, या नुकसान क्या, मैं तो इसको अच्छी चीज ही मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या है कि CGL की जॉब निकालने के बाद शोशेबाजी करने का बहुत शौक होता है कि अपन डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, बहुत सारे रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, मास्टर लोगों का सेमिनार अटेंड करेंगे। यहाँ पर भाई वो सब नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अब कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कौन से रूल के हिसाब से नहीं हो सकता, इतना बता के मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा। मुद्दा यही है कि थोड़ा आपको अपने आप को कंजर्व करना है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो लो लाइंग आपको रहना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छुप जाना है, किसी बंकर में जाकर रहना है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना प्रोफाइल लो रखना है फॉर ऑब्वियस रीजन। अब अगर आप CGL की तैयारी की हो, इतने आगे पहुंचो, फिर भी मुझे ये समझाना पड़ रहा है कि IB में काम करने वाले किसी इंसान को लो लाइन क्यों रहना पड़ता है, तो फिर आई होप कि मतलब आपके साथ सब ठीक हो, आपके दिमाग पे चोट ना लगी हो, ठीक है। तो इतना मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, लेकिन ये 2 डाउन साइड है। अब 2 किसी के लिए डाउन साइड है, किसी के लिए अप साइड भी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगला पोस्ट है वन ऑफ माई फेवरेट पोस्ट, ठीक है।
अगर मुझे मौका मिलता कि मैं बहुत अच्छे तरीके से दोबारा तैयारी कर पाता तो शायद मैं इसको ही ऑप्ट करता, हालांकि वो सारे मौके अब चले गए। ठीक है, तो आपको मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में इसकी वैकेंसी कभी आती है कभी नहीं आती, पिछले बार शायद नहीं थी लेकिन इस बार आई है। ये पोस्ट वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल पोस्ट है जो आपको एसएससी सीजीएल से मिल सकती है। मैं इसको थोड़ा ईडी से भी ऊपर ही रखता हूँ। ठीक है, इसका जो डिपार्टमेंट है काफ़ी वैरिड है, यानी ऐसा नहीं है इसके अंदर जो है बेसिकली आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहोगे, इन्वेस्टिगेट कर रहे होगे किस चीज़ को, अलग अलग चीज़ों को जो आपको, जैसे हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं जो पुलिस में जिनका भरोसा उठ जाता है देश में कि पुलिस इसको सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, वो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है और फिर सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इसकी नज़र होती है। अगर कोई करप्शन का केस है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, मान लो कोई एग्जामिनर है जो पोस्टेड है अपने सीबीआईसी में, वो करप्शन कर रहा है, वो घूस ले रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी कौन करेगा? सीबीआई करेगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह का काम होता है। उसके साथ में आजकल साइबर फ्रॉड भी बहुत अच्छे से इनको दिया जा रहा है। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट है, मान लो कोई आईटी बैकग्राउंड से आता है, पहले आईटी में वर्क करता था, साइबर क्राइम का उसका डोमेन है, अगर वो यहाँ पर अपना टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके टैलेंट को भी भरपूर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप नेशन बिल्डिंग में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत डायरेक्ट तरीके से दे सकते हो। दूसरी बात, आपके पास जो पावर है, देखो एक पावर सबके पास होती ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जो पावर होती है वो आप समझ रहे हो, क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में रोल है। तो जो पुलिस वगैरह, पुलिसिंग का पावर है एक तरीके से, हालांकि स्टेट पुलिस हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये समझ लो, वो वर्दी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली जो स्टेट पुलिस को मिलती है, लेकिन काइंड ऑफ इनके साथ आपकी अच्छी कनेक्शंस हो जाती है। तो ये आपको फ्यूचर में थोड़ा हेल्प कर सकता है। अगर आपके कोई फैमिली में कोई इशू आया तो फिर आपको कोई टच नहीं कर पाएगा इजीली। ये पावर भी आपको देता है। ये पावर की आप कितनी वैल्यू करते हो नहीं करते हो, ये ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें आपको अच्छी खासी पावर मिलेगी। पावर का डाउन साइड ये होता है कि इसको भी आप फाइनल जॉब मानते हुए ही घुसिएगा। अगर आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन रहे हो तो मान लो कि इसके ऊपर सिर्फ जो डिपार्टमेंट का प्रमोशन है, जो कि स्टार्टिंग में ठीक ठाक ही रहता है, आगे चल के थोड़ा प्लेट्यू कर जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ठीक ठाक आपको प्रमोशन रहता है, तो फिर आप यही मानकर चलो कि ये मेरी फाइनल जॉब है। इसके बाद मैं एसएससी कभी नहीं दूंगा, रेलवे कभी नहीं दूंगा, ना कभी यूपीएससी, ना कभी स्टेट पीसीएस, किसी की तैयारी मुझे नहीं करनी है। तभी आप आइएगा इस जॉब में, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में। ठीक, तो काम काफ़ी ज़्यादा वैरायटी वाला है, काफ़ी ज़्यादा पावर वाला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला ही है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को घूसखोरी करनी है वो सब कृपया करके मत घुस जाना, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जो दूसरे घूसखोरों को पकड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है अपने ऊपर भी अच्छे से निगरानी रखता होगा। ठीक है, तो ऐसी फालतू चीज़ें करने के लिए यहाँ पर मत घुसना। कलर ब्लाइंड के लिए देखो यहाँ पे ये सूटेबिलिटी का मीटर यस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एएसओ के बारे में मैंने हमेशा बहुत बार आपको बताया है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा कुछ रेलवे वाले बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं जो बाकी रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। वैसे कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। हालांकि आपकी अच्छी खासी सैलरी भाई लेवल 7, जैसे कि मैंने बताया, जब 8th पे आएगा तो अप्रॉक्स टू आपके 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में गिरेंगे। तो इतने पैसे जब कमा रहे हो तो मुझे नहीं लगता छोटे मोटे अलाउंसेस से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी जो बेसिकली रेलवेज का अलाउंस होता है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके ट्रेन के पास वगैरह मिल जाते हैं, 3rd AC का कुछ पास वगैरह मिलता है, तो ये सब छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं। आप चाहो इसको कंसिडर करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इट्स अ गुड, मतलब ठीक है, मिनिस्ट्री अच्छी है। और पोस्टिंग वगैरह ये मत सोच लेना कि आपको होम टाउन इसमें होम लोकेशन वगैरह मिल सकता है। रेलवे स्टेशन में ये लोग नहीं बैठते, ये लोग मिनिस्ट्री के ऑफिस में बैठते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वो सब उम्मीदें मत लगा लेना यहाँ से। बाकी अच्छा खासा मिनिस्ट्री है और बहुत अच्छा इसका काम रहता है। बट वही है, नोटिंग ड्राफ्टिंग उसके कंफर्टेबल हो उसके साथ तो करो। अगला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके बारे में बेसिक चीज़ें हमने अच्छे से एक डिटेल में वीडियो में आपको बता रखा है, तो इसके बारे में मैं अलग से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसमें अंडर 10 मिनट्स के अंदर जो वर्किंग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ऑब्वियसली टॉपर्स का पसंद रहने वाला है। इसके अंदर एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा कि जो इंटर जोनल जो ट्रांसफ़र्स हैं, ठीक है, इंटर जोनल ट्रांसफर्स पहले जो हैं जो बैन हो गए थे, मतलब काइंड ऑफ बैन थे, नहीं मिल रहे थे आसानी से। ऐसे रूमर्स है, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि अब शायद ये खुलने वाला है, यानी आप जोन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक मैं स्टार लगा दूँ कि देयर इज़ नो कन्फर्मेशन येट, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी चांसेस शायद यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप आपकी तैयारी है, आपकी रैंक बहुत अच्छा है तो। बाकी एएसओ अगर आप लेना चाहते हो तो इसके अंदर आईबी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी जिनको सोशल मीडिया पे शोशेबाजी करनी है उनके लिए बेस्ट क्या है, सीएसएस है, क्योंकि इसका सोशल मीडिया पे वजन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर फिर जा करके आपको कोई छोटा मिनिस्ट्री भी मिल जाए तो फिर भी उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, तो
अपना अपना चॉइस है भाई, लाइफ में कोई जो चाहिए उसके हिसाब से अपना जजमेंट लेना चाहिए, ठीक है। अगला फिर से एक ASO ही आ गया, ये वही है ASO CSS। तो इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें आपको पता होंगी, काफ़ी फेमस हो चुका है ये। इसके अंदर जब आप जाओगे तो अलग अलग जो मिनिस्ट्री है, कुछ मिनिस्ट्रीज को छोड़ करके, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री अलग लेती है तो उनको छोड़ करके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग लेती है तो उनको छोड़ करके जो बाकी बची हुई मिनिस्ट्रीज हो गई उनका आपको चार्ट दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हो। प्रेफरेंस और वैकेंसी के हिसाब से आपको एक मिनिस्ट्री अलॉट हो जाती है। मिनिस्ट्री क्या लाइफ टाइम की होती है? जी नहीं, लाइफ टाइम आपकी नहीं होती। आप चाहो तो उसको आगे करके फिर उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रमोशन इसका एक टाइम पे थोड़ा खराब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें इसमें सुधर रही हैं, ठीक है। तो प्रमोशन उतना खराब है नहीं जितना आपको पुराने वीडियोस में देख करके मिलता होगा, ठीक है। एक पीसफुल लाइफ अगर आपको लाइफ टाइम दिल्ली में चाहिए तो उसके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस है ये। और वैरायटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपको इंस्पेक्टर्स में मिलेगा, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ हिडन बेनिफिट होता है, बेनिफिट इन डिस्गाइज होता है। कैसे होता है कि आप जो है सो अपने हॉबीज़ वगैरह को परस्यू कर सकते हो। यानी कि आपको एक चाहिए कि बस एक जॉब मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा ना बने, आइडेंटिटी मेरी हॉबीज़ वगैरह ही रहेंगी, तो उसके लिए भी एक ठीक ठाक ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगला जब आप यहाँ पर देखोगे तो अगला कौन सा है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहाँ पर है? CBIC में, ठीक है। तो ये क्या है? 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब यहाँ से 4200 ग्रेड पे स्टार्ट हो गया, यानी लेवल 6 की हम बात कर रहे हैं। सैलरीज के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो लिया हुआ था, उसको जाकर के आप देख लेना। और मन तो मेरा ये भी कर रहा है कि मैं 8th पे का जो एक्सपेक्टेड सैलरी के हिसाब से मैं बना दूं, लेकिन 8th पे का भी कंफर्मेशन नहीं है कि कितना उसमें फिटमेंट फैक्टर होगा, इसीलिए मैं स्पेकुलेटिव वीडियो बनाने से बचता हूं। बाकी देखा जाएगा, एक वीडियो मैं उसके हिसाब से भी ले लूंगा अभी अपडेटेड जो सैलरीज चल रही है, ठीक है। तो ये लेवल 6 की सैलरी है CBIC में। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो काम है वो आपके अगेन डिपेंड करता है, सेक्शंस बोल लो या फिर ऑफिसेस बोल लो या रेंज बोल लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। मैं लेमन भाषा में सेक्शंस का इस्तेमाल करूंगा सभी के लिए। हो सकता है वहाँ पे नॉमेनक्लेचर अलग हो, इसको लेकर के मेरे पीछे मत पड़ जाना। मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ कि इसका जो काम है ये आपको एक तो ऑफिस वर्क आपको दिया जा सकता है कि ऑफिस रिलेटेड जो काम होता है, यानी कि जो ऑफिस संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होता है उससे रिलेटेड काम आपको दिया जा सकता है। या फिर आपकी जो सेवाएं हैं वो जो आपके CBI से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती हैं, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट वे में आपका जो सेवाएं हैं वो आपका जो GST, इन सब चीज़ों से जो एक्ट है, अगर आप GST वाले डिपार्टमेंट में हो या फिर अगर आप कस्टम्स पे हो तो फिर कस्टम रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनको समझने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, ऑनलाइन तरीके से आप नोटिसेस वगैरह जो सर्व करते हैं CBIC उसमें भी आपकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, बेसिक आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब ट्रेन तो क्या ही किया जाएगा, ऑन द जॉब ही होता है लगभग सब कुछ। लेकिन बेसिकली काम जो है ये आपका समझ लो कि टैक्स असिस्टेंट होता है। टैक्स असिस्टेंट से एक दो लेवल ऊपर जाकर के इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है। दोनों का काम लगभग सेम सा ही होता है। इनका काम इंस्पेक्टरों वाला नहीं होता, तो फील्ड वर्क इतना इन्वॉल्व नहीं होता। हालांकि आपकी भी सेवाएं ली जा सकती है कभी कभार, नीड्स बेसिस पर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट को कैसे क्या ज़रूरत है। मोस्टली जो है यहाँ पर जो काम चलता है वो GST का जो कंप्लीट कानून है उसके हिसाब से उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो धीरे धीरे जब आप काम पे रहोगे तो आप सीख ही जाओगे। वर्कलोड जो होता है EA के अंदर, ये अगेन डिपेंड करता है आपकी स्टेशन के ऊपर कि कहाँ पे आप पोस्टेड हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कैसे कर रही हैं, कितने लोग हैं, कितना स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। अब इसमें एक सवाल ये भी रहता है कि क्या सर इसके अंदर अपन फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगेन ये डिपेंड करेगा आपके लोकेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे क्या है कि वर्कलोड ठीक ठाक रहता है, तो वहाँ पे आमतौर पे आप ऑफिस आवर्स में बहुत अधिक समय नहीं निकाल पाओगे। ऑब्वियसली देयर इज सब्जेक्टिविटी, लोग आपके कैसे, आपके स्टाफ कैसे, आपके सीनियर्स कैसे, उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोकेशन थोड़ा चिल्ड है तो हो सकता है वहाँ पे आपकी तैयारी भी हो जाए। बाकी ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल विल पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इतना एक बेसिक इक्वेशन अपने दिमाग में रख लेना। एक बेसिक मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। अगर फर्दर प्रिपरेशन करना है ना, जितने कम लेवल का जॉब लोगे, यानी लेवल 4 का लोगे, फिर लेवल 5 का, यहाँ पे लेवल 6 है और लेवल 7 है, जितना नीचे का पोस्ट लोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे कम होगी और उतने ज़्यादा आप अपने प्रिपरेशन को टाइम और एनर्जी दे सकते हो। जितना ऊपर चलते चले जाओगे वहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन जो है कितना भी रहे आपके अंदर, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीज़ें चलती है वो ये चलती है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ज़्यादा है, तो फिर आपको
थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और तैयारी में समय और जो आपका ध्यान है वो कम लग पाता है, ठीक है ना। अगर जिनको फर्दर प्रिपरेशन करना है, मान लो किसी को यूपीएससी स्टेट पीसीएस करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर मोह माया त्याग करके लेवल 4 या 5 की जॉब पे तरफ जा सको तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी ऑब्वियसली दिस इज़ योर पर्सनल कॉल, आपने मेहनत से जॉब निकाली है तो फिर ये आपको तय करना है। देखो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। सिंपल साफ सीधी सी बात है, जो मुझे नहीं पता उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है असिस्टेंट। असिस्टेंट बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। असिस्टेंट का जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है, क्लरिकल नेचर का काम होता है। क्लर्क्स क्या करते हैं बेसिकली, तो क्लर्क डिपेंडिंग ऑन द मिनिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसका भी जैसे मैंने आपको एएसओ का एक बेसिक समझाया था, वैसे एक बार क्लर्क का समझा देता हूँ, ठीक है। एक पेज ऐड किया जाए, चलो। तो क्लर्क जो क्लरिकल नेचर का वर्क होता है, यानी बेसिकली जो आपके असिस्टेंट कर रहे हैं, या फिर सेम काम यहाँ पर नीचे जाकर के आपके यूडीसी लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, लगभग सेम सही काम होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो वैरायटी ऑफ द वर्क है जो कि आपके ऑफिस रिलेटेड काम ही होता है। ज़्यादातर जगहों पर ये काम जो है वो आपके कोई ई ऑफिस का सॉफ्टवेयर होगा उसी के ऊपर, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से आपको अपने सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे करनी है। यानी बेसिकली आपका कंप्यूटर्स का नॉलेज काम चलाऊ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें आपको आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम में अभी क्वेश्चन आए कंप्यूटर से, उतना टफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। जितना भी काम होता है वो आपका किस में होता है, तो वो आपके ज़्यादातर आपके एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट होता है उसके अंदर ही आप करोगे काम, यानी कि आप डेटा एंट्री का भी वर्क कर रहे होगे। ये डिपेंड करेगा ऑब्वियसली आपके डिपार्टमेंट का काम किस नेचर का है उसके हिसाब से। उसके साथ में आप जो अपने आपका वर्क फोर्स होता है उसको मैनेज करने से रिलेटेड भी आपका काम जो है वो रहेगा, यानी उनकी डाटा एंट्री करना, उनके बारे में अगर आपको कोई डिटेल्स आगे फॉरवर्ड करनी है, कोई लेटर्स अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर रिसीव होता है तो उस लेटर को रिसीव करना, उसके ऊपर फिर एक मेमो नंबर लिखा होता है। मेमो नंबर बोल लो या फिर कहीं कहीं पर इसे कुछ और नाम से ही बुला सकते हैं, मैं लेमन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको अपने आपको रजिस्टर में नोट डाउन करना है कि कहाँ से आया। ऑब्वियसली इसमें जो लोअर लेवल का स्टाफ होगा, यानी कि असिस्टेंट के नीचे यूडीसी होगा, यूडीसी के नीचे एलडीसी होगा, कहीं कहीं पे तो इवन एमटीएस भी आपको इसमें मदद कर देंगे। डिपेंड करेगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोगों का स्ट्रेंथ है, कितने लोग वर्किंग है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। फिर ऑफिसर इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेगा उसके हिसाब से चिट्ठी लेकर के जानी है आपको ऑफिसर के पास। ऑफिसर इसके अंदर अपना डिसीजन लेकर के साइन देगा, स्टैंप देगा। फिर इसकी एक कॉपी आपको अपने पास जमा रखनी है और एक कॉपी आपको बाहर निकाल करके भेजनी है। यानी सारा काम जो है वो आपके लिखा पढ़ी का होगा, सारा काम जो है आपके कागजों में और कंप्यूटर्स के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है। यानी टोटल जो आपका वर्क है असिस्टेंट्स का और यूडीसी का वो सारा का सारा आपके ऑफिस के अंदर ही होता है। फील्ड वर्क इसमें नेग्लिजिबल होता है। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो भी आपका काम है वो आपके ऑफिस के अंदर ही होगा, ऑफिस के प्रांगण में ही होगा। यानी कि यहाँ पे भी अगर आपकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर काम अगर थोड़ा चिल्ड होता है, अगर वर्क फोर्स ठीक ठाक है, देखो अगर कोई ऑफिस है जिसके अंदर एक अकेले आप ही असिस्टेंट हो और आपके साथ कोई एक, मान लो कि असिस्टेंट के साथ एक कोई यूडीसी या एलडीसी अटैच है, ठीक है, तो आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जो ही है आप ही को संभालना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वर्कलोड ठीक ठाक नहीं, मतलब वर्कलोड अच्छे से स्प्रेड आउट है, वर्कलोड रहे भी लेकिन उसको हैंडल करने के लिए लोग अच्छे खासे हैं, तो फिर आपके ऊपर अकेला इंडिविजुअल प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको थोड़ा चिल्ड वर्क लाइफ चाहिए तो फिर ऐसे एकदम ऑब्सक्यूर टाइप की किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को मत ले लेना जिसके बारे में आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो कोई एग्जांपल वैसा दिख नहीं रहा, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल थोड़ा सा वर्कलोड के लिए अभी बदनाम है। इसके अंदर जो लोग सीएचएसएल से शायद गए हैं उनका रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली उनके इंडिविजुअल ऑफिस पे और कॉलीग्स पे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में एक फायदा ये होता है कि इसमें थोड़ा लोकेशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है, इसके अंदर प्रेफरेंस लिया जाता है जहां तक मुझे समझ है। बाकी मैं इसके लोकेशन का एक अपडेटेड वीडियो आपको दूंगा। तो सारे असिस्टेंट का लगभग वही ऑफिस रिलेटेड वर्क ही होता है, इसके अंदर वैरायटी बहुत अधिक नहीं होती। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जीएसओ के बारे में मैं इतना समझा दूं आपको, यहाँ पर जीएसओ आ रहा है, कुछ जीएसओ वाले कैंडिडेट भी होंगे, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का तो नहीं, लेकिन जीएसओ का जो काम है वो क्या होता है, वो सर्वे रिलेटेड वर्क होता है, यानी कि काम रहेगा आपके फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब जब आप सर्वे करने निकलोगे तो इसके ऊपर आपको अलाउंस वगैरह भी मिलता है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना होता, उसका टेंशन मत लो, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस अगर आपको कहीं स्टे करना पड़े तो उसकी भी अलाउंस मिलती है। उससे भी लोग ठीक ठाक कमाई कर लेते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो फील्ड वर्क रहता है, इसके अंदर जो वर्किंग आवर्स रहते हैं इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह तो नहीं रहता, लेकिन हाँ जब आप फील्ड पे निकलोगे तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपके 9 to 5 को फॉलो करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें रह सकता है, ठीक है।
जो लोकेशन है उसके ऊपर मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। इसके वेबसाइट पे भी ये लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं लोकेशन का, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी जो आपकी खाली है, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र वगैरह भी इसमें हो जाता है, वर्क ठीक ठाक है। प्रिपरेशन मिक्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जोन है कहाँ पे आप पोस्टेड हो और उसमें जो जहाँ जिसके लिए आप सर्वे कर रहे हो उसकी डिमांड कितनी हाई है कितनी नहीं है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन के लिए मिक्स है, बहुत आइडियल नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। फर्दर प्रिपरेशन के लिए थोड़ा तो मुश्किल रहेगा लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, लेवल 6 ही चल रहा है अभी हमारा असिस्टेंट, इसकी बात हो गई। अब ये इसका थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने लिखा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर 4600 लिख रखा है और यहाँ पे लेवल 6 लिख रखा है। अब दोनों के बीच में मिसमैच है तो इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट का लगभग सेम सा काम रहता है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर या JIO आपको मिल रहा है NCB में। ध्यान रखना, पहले हमने देखा था CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। और ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सब इंस्पेक्टर JIO यानी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये NCB है, ठीक है। तो NCB वगैरह का भी काम है रेड मारने का रहता है, यानी एक डायरेक्ट आपके ड्रग्स से डील कर रहे हैं, ड्रग्स और कॉन्ट्राबैंड वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ये लोग रेड डालते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये काम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन लोगों को थोड़ा फील्ड वर्क में इंटरेस्ट आता है। तो अगेन मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि जो ऐसे बॉयज़ या गर्ल्स हैं जो फैमिली अटैच्ड है, फैमिली ओरिएंटेड है, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो इसको आप ऑप्ट नहीं करेंगे। अगला, ये मेरी हाइट ही नहीं है भाई, अदरवाइज तो मेरी ड्रीम पोस्ट यही रहती। ये है सब इंस्पेक्टर इन NIA, ठीक है। अभी दिल्ली में कुछ घटनाएं घटी थी थोड़े महीनों पहले, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इनके ऑफिसर्स आपको वहाँ पर देखे होंगे, एक यूनिफॉर्म इन्होंने पहन रखा था और पीछे में ये 3 शब्द 3 जो लेटर्स हैं आपको देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर NIA आप ज्वाइन कर सकते हो। देश की सेवा का अगर आप में जुनून है, एक समय पे हो सकता है कि आप आर्मी के एस्पिरेंट हुआ करते थे, शायद आप आर्मी में नहीं जा पाए, शायद आप पुलिस में नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है, आप नेशनल सिक्योरिटी में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। सिर्फ अब समय ये नहीं है कि आप जो ग्लोइंग आइज वाले, आंख में लेजर वाले जो है एडिट्स बनाओ और एडिट्स देखो, शेयर करो, आप खुद देश की सेवा में डायरेक्ट योगदान दे सकते हो। NIA का जो काम है ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म रिलेटेड होता है। टेररिज्म रिलेटेड जो जितने भी केसेस होते हैं वो इनको ऑफर किए जाते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन रहा है अपने इन्वेस्टिगेशन के मामले में। तो टेररिज्म रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, फील्ड वर्क, बहुत अच्छे लेवल का फील्ड वर्क अगर आप करना चाहते हो, टेररिज्म से लड़ना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हो तो आपके लिए ये पोस्ट बना हुआ है, ये आपको बुला रहा है, इसको अपने प्रेफरेंस में आप ऊपर रख सकते हो। लेकिन भाई इसका एक बार मेडिकल रिक्वायरमेंट देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे याद रखो कि ये कलर ब्लाइंड लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी बात, इसका हाइट भी रिक्वायर्ड होता है, हाइट होता है और इसके अंदर कुछ फिजिकल टेस्ट भी होता है। उसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो आई बटन में जाकर के देख लेना। तो ये सभी के लिए नहीं है, जैसे मेरी हाइट नहीं है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से मैं रह गया हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मेरी हाइट रहती भी तो मेरा निकल ही जाता, इसके अंदर अच्छे खासे जो है नंबर भी लाने पड़ते हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ गुड ऑप्शंस। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना कि इसको भी वही लोग ऑप्ट करेंगे जिनकी आखिरी जॉब ये है, मतलब इसके ऊपर वो नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा एस्पायर नहीं कर रहे हैं तब, क्योंकि डायरेक्ट आपको कंट्रीब्यूट करना है, आप फील्ड पे रहोगे और वर्क टाइमिंग्स भी है जो आपकी 100% डिफाइंड नहीं रहेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे कोई दुर्घटना घट गई तो आप बोलोगे नहीं अभी तो अपना क्या है 7 बज गए अब तो मैं नहीं आऊँगा ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो इसमें जो है लेवल 6 देख करके डीमोटिवेट मत हो जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया था, जो आपका CBI सब इंस्पेक्टर है उसके अंदर भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। अब हर जगह ये जो अलाउंस मिल रहा है इसका नाम कुछ अलग हो सकता है, कहीं इसको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस बोल सकते हैं, कहीं इसको स्पेशल रिस्क अलाउंस बोल सकते हैं, कुछ भी है, मुद्दा वही है कि आपको जो बेसिक पे है उसका 20% और कहीं कहीं पे 25% आपको एक्स्ट्रा मिलता है बेसिक पे का, जिससे कि आपकी सैलरी जो है वो दूसरों से काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो सैलरी के बारे में यहाँ पर टेंशन ले के ये मत सोचना कि लेवल 6 है तो मैं इसकी सैलरी शायद कम रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस बार शायद ये सब इंस्पेक्टर वाली निकाले हैं, पिछले बार इन्होंने इंस्पेक्टर की भी निकाली थी आई गेस, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। तो वो लेवल 7 का हुआ करता था और ये 6 का ही है। खैर जो भी है, अच्छा मौका है आपके पास,
अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन में असिस्टेंट। इसमें बहुत ज़्यादा बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बारे में भी हमने डिटेल में एक वीडियो लिया है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। जो वर्किंग लोग हैं उनसे इनपुट्स लेकर के वीडियो बनाए, तो वो ज़रूर जाकर के देखिएगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पूरा चिट्ठा मैंने खोल दिया है। इसमें एक चीज़ मैं फिर से ऐड करूँगा कि जो इंटर जोनल ट्रांसफ़र है, ठीक है, उसके बारे में रूमर्स चल रहे हैं। अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रूमर्स हैं कि आप जोनल ट्रांसफ़र के लिए शायद 3 साल के बाद अप्लाई कर पाओगे। अगेन चीज़ें बहुत वैरी करती है वहाँ पे। एक रूमर तो ये भी चला था कि इनकी वैकेंसी ही रिड्यूस हो जाएगी, तो अभी 100% मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं अपने सोर्सेज से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कहाँ से क्या पता चल पाता है, लेकिन अभी शायद चांसेस रहेंगे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके जोन ट्रांसफ़र भी 3 साल के बाद हो पाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से आप इंस्पेक्टर की लाइन में भी जा सकते हो, इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो इनकी जो सेवाएं हैं आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, ये दोनों तरफ ली जाती है, यानी कि आपके ऑफिस रिलेटेड वर्क जो मैंने अभी आपको समझाया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, वहां पे जीएसटी को हटा करके जो आपके सीबीडीटी का एक्ट है, यानी इनकम टैक्स एक्ट है, उसके रिलेटेड चीजों पे भी आपका हेल्प लिया जाता है। दूसरी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क में भी आपका काम लिया जा सकता है, ठीक है। पहले इसी पोस्ट को एसटीए सीनियर टीए बोला जाता था, अभी उसका रीनेम किया गया है और लेवल में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल वीडियो आप जाकर के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वहां पे देख लेना। अगला है, यहाँ पर देखो आप लाइन से आपको मिलेगा अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट ऑडिटर, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको अभी हटाते हैं और बेसिकली अकाउंट्स और ऑडिट ये काम क्या होता है इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो अकाउंट्स जो लोग पढ़ रखे होंगे उनको तो पता ही होगा कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसका अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके बेसिक मैं एकदम देखो लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ ताकि नॉर्मल बंदे को भी समझ में आ जाए। मैं टेक्निकल चीज़ों में भी जा सकता हूँ, लेकिन उसमें जाकर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें हमें बेसिकली एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, ये जो होता है इसका एक पूरा हिसाब बनाया जाता है। बेसिकली अकाउंट्स का मतलब है कि हिसाब, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसा कहाँ पर जा रहा है। यानी इनकम तो होता नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। इनकम आमतौर पर क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक बजट एलोकेट किया जाता है, ठीक है। एक बजट आपको मिलेगा आपके डिपार्टमेंट को, और फिर उससे कुछ बजट आपके ऑफिस को मिलेगा कुछ कामों के लिए। मान के चलते हैं कि हमें 1000 रुपये दिए गए, ठीक है। 1000 रुपये दिए गए किस काम के लिए, हमारे बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि हमें 1000 रुपये का अलोकेशन हुआ है। अब इस 1000 रुपये को हमने कहाँ का एक्सपेंस किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंस किया, हमने म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है, मान लो म्यूज़िक के ऊपर 500 लग गए, फूड के ऊपर 400 लग गए, और मिसलेनियस खर्चे 100 हो गए। तो ये जो अपन पूरा इसका चिट्ठा बना रहे हैं कि कितने आए, कितने लगे, कहाँ क्या लगा, ये होता है अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स बनाना। तो अब जब भी आप अकाउंटेंट रहेंगे, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर आपसे सेवाएं ली जाएंगी अकाउंट्स क्रिएट करने की, यानी इसको आपको बनाना है। अब ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ये हुआ कि ये आपने डिपार्टमेंट का काम किया। अब हो सकता है आप डिपार्टमेंट के साथ मिले हुए हो और आपने चीज़ों में घपला कर दिया, यानी कि जो मिसलेनियस खर्चा आपने 100 रुपये का दिखाया है, ये बस ऑन पेपर दिखाया है, एक्चुअल में ये खर्चा हुआ नहीं। ये आपने और आपके जो सीनियर ने दोनों मिलकर के 100 रुपये गटक गए। अब इसका ऊपर इसको कौन संभालेगा। तो आपने ऐसे जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, अब एक अलग एजेंसी आएगी या अलग कोई थर्ड पार्टी होगी जो आपके डिपार्टमेंट की नहीं है, वो आकर के आपकी ऑडिट करेगी। यानी जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या आपने इसको सही से खर्चा है, आपको जो पैसे मिले क्या आप पूरे खर्च कर पाए, अगर खर्च किए तो क्या सही जगह किए, क्या लेजिटिमेट था या खर्चा इलिजिटिमेट था। उसी को जब कोई पूरा चेक करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। बहुत लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, एक्चुअल में चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल होती हैं। हालांकि कोई आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सारा काम जो है ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो कॉमर्स नहीं पढ़ा, मैं तो आर्ट्स पढ़ के आया हूँ या मेरे मैथ्स वीक है तो क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब जाओगे, ऑब्वियसली अगर मैथ्स बैकग्राउंड से रहोगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से रहोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। किसी भी चीज में आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएट हो तब भी आप जा सकते हो। अब यहां पर देखो जितने भी आपके अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है सीएजी में। इस बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में अकाउंटेंट की वैकेंसी यहां पर दिख रही है, ऑडिटर नहीं दिख रही। तो अकाउंटेंट मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या करता है। अब इसमें लेवल 5 देख करके बहुत लोग इसको नहीं भरते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको भरना चाहिए अगर आपको लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए और करियर ग्रोथ चाहिए। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसको आप एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल हो जाने के बाद जब आप डिपार्टमेंटल दोगे तो आप डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे की जॉब में प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। यानी कि
असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वो पोस्ट होती है कैग के अंदर। इसके अंदर जब आप एलिजिबल होगे, जब एग्जामिनर डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो बहुत कम समय में आप 4800 ग्रेड पे के ऊपर जंप मार सकते हो, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन इतना ईजी नहीं होता। हालांकि यहाँ पे भी ईजी नहीं है, जो एग्जाम है, जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसको क्रैक करना काफ़ी टफ तो नहीं, लेकिन काफ़ी मीडियम टू टफ माना जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब डिपार्टमेंट में जाओगे, दिन रात का काम ही वही है, तो फिर थोड़ा पढ़ ही लोगे तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है। तो प्रमोशन के लिए बहुत लोग इसको ऑप्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग रहेगी हमेशा स्टेट के आपके कैपिटल में रहेगी। तो फीमेल्स के लिए या ऐसे बॉयज़ जिनको थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है, या ऐसी फीमेल्स जो फैमिली ओरिएंटेड है, उनके लिए काफ़ी अच्छा जॉब होता है। ये काफ़ी पीसफुल जॉब है। लाइफ टाइम जो है आप अपने स्टेट के कैपिटल में रह सकते हो। ऑब्वियसली जब डबल एओ पे प्रमोट होएंगे तब फिर यहाँ पर से चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर आपको ट्रांसफर जो है आपके डबल एओ पे नहीं, इसके ऊपर वाला जो पोस्ट होता है वहाँ पे शायद आपके चेंज होता है। ठीक है, स्टेट चेंज का भी चांस बनता है। उससे पहले आपको स्टेट चेंज भी नहीं होगा, आप एक जगह पे प्रॉपर स्टेबल लाइफ जी सकते हो, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। जब ऑडिटर आता था तब इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती थी। हालांकि अकाउंटेंट मेरे नज़र में ऑडिटर से ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये जो अकाउंटेंट है ये किससे डील कर रहा है, मतलब इस क्या खुद के अकाउंट का बना रहा है? नहीं, ये जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट, जो आपके स्टेट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि पुलिस हो गया, फायर हो गया, आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें ये अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपकी स्टेट की जो पुलिस है, मतलब स्टेट के जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उससे भी आपकी अच्छी पहचान बन जाएगी और उस पहचान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके कम से कम कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अगला जो ऑडिटर है, मैंने आपको समझा दिया कि अकाउंटेंट क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है। ये जो अकाउंटेंट है ये CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के अंदर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है, तो ये क्या है, डिफेंस रिलेटेड ऑडिट को देखता है। ठीक है, डिफेंस के जो दूसरे अलग अलग डिफेंस के सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये ऑडिट का काम करता है। अब इनके अंदर जो है पहले एक हुआ करता था फायदा कि आपको नॉर्थ का लोकेशन मिल जाता था। हालांकि लोकेशन की ऊपर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तभी इसका बात करूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि वो जो मैंने प्रमोशनल के लिए आपको एग्जाम बताया था, वो एग्जाम यहाँ पर भी रहता है, उसको बोलते हैं SAS का एग्जाम, तो वो यहाँ पे भी मौजूद है लास्ट नोन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट जरूर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक पहले कमेंट में मैं इसका लिंक लगा दी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज का भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता जा रहा है मैं वहाँ पे अपडेट करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, काफ़ी अंडररेटेड पोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया SAS से आपकी अच्छी खासी प्रमोशन रहती है। दूसरी बात है कि काम एक्सेसिवली हेक्टिक नहीं रहता। मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, तो इसमें काम का जो है स्वीट स्पॉट है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं, और लेकिन काम थोड़ा एक काइंड ऑफ मोनोटोनस जरूर है। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। अब इस मोनोटोनस का आप फायदा भी उठा सकते हो या फिर आप नुकसान भी उठा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगला है अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अकाउंटेंट का वही काम, बस आप पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए कर रहे होगे। इसमें भी जो स्टेट का कैपिटल है उसके अंदर आपको रहना होता है, और इसके अंदर स्टेट प्रेफरेंस का भी चांस आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा चांस रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अगला है CGCA, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये सेम सा है, दोनों में लगभग मतलब अकाउंटेंट ही है, तो एक ही तरह का काम हो रहा होता है। अगले में जितना भी है वो लेवल 4 के जॉब से आपके UDC के। ठीक है, तो UDC क्या करता है, मैंने आपको असिस्टेंट वाले सेक्शन में ही ठीक से समझा दिया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो UDC के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे UDC के अलावा जो पोस्ट है मैं उनके ऊपर बात थोड़ा कर लेता हूँ। तो UDC के अलावा यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट है CBIC में। ठीक है, लोकेशन जिनको थोड़ा अच्छा चाहिए उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि CBIC का जो डिमांड है वो CBDT से कम रहता है, तो यहाँ पर आपको मन लायक पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, अगर PA ऐसे होता तो सबसे अच्छा चांस उसी के अंदर होता, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट जो चांस है लोकेशन मिलने का वो CBIC के अंदर टैक्स असिस्टेंट में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी CBIC में जो मैंने आपको EA के बारे में समझाया था वही सेम सा काम यहाँ पर होता है, लेकिन EA से जो वर्कलोड होता है इनका काफ़ी चिल्ड होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होता है, मतलब इतनी मौज मस्ती होएगी ना कि भूल जाओगे कि मतलब क्या ही प्रिपरेशन का प्रेशर था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत कम प्रेशर होता है, काफ़ी चिल्ड माहौल होता है, बहुत मज़े कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर सकते हो। ठीक है, लेवल 4 का है तो मज़े कर सकते हो, या फिर जिनको तैयारी करनी है अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली जब काम सीखोगे और अगर डिपार्टमेंट में ग्रो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट में आपका रिस्पेक्ट तभी है जब आप अपने काम को अच्छे से जानते हो। अगर आप जानते हो तो फिर अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर नहीं जानते हो तो फिर आपके साथ वाले भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर रहता है CBIC में। हर जगह ऑब्वियसली हर जगह रहता है। यहाँ पर UDC देखो, UDC के बारे में कहीं कहीं पर ये है कि जैसे कि एटॉमिक वाला कहाँ गया यार, देखो पिछले साल का कुछ लोगों का रिव्यू आया है कि
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नहीं दिख रहा क्या? शायद इस बार नहीं है। ओके, जो भी है, शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के बारे में जो पिछले साल का रिव्यू अच्छा नहीं है, उनके अंदर काफ़ी लेट ज्वाइनिंग आई थी एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। तो लेट ज्वाइनिंग का एक प्रॉब्लम रहता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हालांकि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, तो ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लगभग सेम सा ही काम रहता है। इन दोनों का काम जो है पोर्टल वाला ही रहेगा, ठीक है। पोर्टल उठाना है, उसके अंदर डाटा एंट्री का वर्क रहता है, और मतलब बेसिकली ऑफिस का काम है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं है, डिपेंड करेगा ऑब्वियसली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के ऊपर। सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, ये फिर से आ गया कौन? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी थी, ठीक है। दोनों के लेवल में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में यूडीसी है, ये सब तो हमने बात कर ली, लगभग सारी चीज़ों के ऊपर बात हो ही गया है। लास्ट में आपका बचता है टैक्स असिस्टेंट CBDT, इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। देखो लोकेशन की जहाँ तक बात रहेगी ना, तो सबसे अच्छा चांसेस CBIC में रहेगा आपको अपने पसंद का लोकेशन मिलने का। ऑब्वियसली रैंक भी मैटर करता है, उसके ऊपर फिर CBDT के TA, दोनों की TA की मैं बात कर रहा हूँ, TA, ठीक है। उसके बाद चांस रहेगा आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, ऑब्वियसली ये CBDT की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद EA का में भी ठीक ठाक चांसेस रहेंगे, हालांकि EA में वैकेंसी इस बार नहीं आई है। उसके बाद में फिर आपके सारे इंस्पेक्टर वगैरह का सीन रहता है, यानी कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी डगमगाई हुई है, तो अगर आपको लोकेशन का इशू है, आप लोकेशन चाहते हो अपने मन लायक, तो OS या फिर CBDT, और बहुत गड़बड़ाई हुई तो CBIC, लेकिन उससे ज़्यादा गड़बड़ाई हुई हो तो मान के चल लो कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने मन का पसंद लोकेशन तो नहीं मिलेगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से आपको ऐसी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए जिसके अंदर दिल्ली फिक्स रहे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बाकी डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मैं आपको लोकेशन वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी आपने देखा होगा कि UDC के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं करा, क्योंकि बेसिक वर्क प्रोफाइल उसका लगभग सबका सेम ही रहता है। एक दो में लेट ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है, ठीक है। तो लेट ज्वाइनिंग का अगर मुझे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलता है, तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में या अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि इन UDCs में थोड़ा सा इशू रहता है लेट ज्वाइनिंग का, ठीक। चलो, और चैनल पे बने रहना, अभी पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड एक दो और वीडियोस आएंगी, और जिनको CGL 26 की तैयारी करनी है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी।